हेलो एवरीवन, आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में झारखंड संपूर्ण समान अध्ययन के अंतर्गत हम लोग झारखंड की अर्थव्यवस्था चर्चा कर रहे हैं। तो उसी में आज हम लोग झारखंड की औद्योगिक नीति एवं अन्य नीतियां का पार्ट 3, जिसमें कि आज हम लोग झारखंड में जो औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2016 है उसके बारे में चर्चा करेंगे। झारखंड की जो औद्योगिक नीति था उसमें हमने जो अभी तक आपके साथ डिस्कस किया था, उसमें झारखंड की औद्योगिक नीति जो लाया गया था उसका पर्पस, उद्देश्य हमने बताया था। फिर उसके बाद आपका पहला झारखंड बनने के बाद नीति आया औद्योगिक नीति 2001, उस पर हमने चर्चा किया था। फिर उसके बाद हमने झारखंड की औद्योगिक नीति 2012 के सभी तथ्यों के बारे में हमने बताया था। आज हम लोग जो फोकस करेंगे झारखंड की औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2016। ऊपर की जो दो नीतियां हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी वर्तमान में जो चल रहा है 2016 से, और ये आने वाले कुछ सालों तक चलेगा और ये अभी अप्लीकेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि यह जो नीति है औद्योगिक नीति 2001 और 2012 के बाद झारखंड में तीसरा औद्योगिक नीति लाया गया, विस्तार पूर्वक इसे लागू किया गया है। इसमें कुछ नए चीजें, प्रावधान को भी शामिल किया गया। इसके अलावा 2001 और 2012 की औद्योगिक नीति में जो सफलता मिली थी उन्हें भी ध्यान में रखकर आगे की योजना, कार्य योजना, प्लान तैयार किया गया। 2016 की जो औद्योगिक नीति थी जिसका नाम था आपका झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2016, ये 1 अप्रैल 2016 से लागू हुआ था पूरे झारखंड में और ये 5 वर्षों तक रहेगा। मतलब कि ये 31 मार्च 2021 तक, अगले साल तक ये लागू रहेगा। अब आते हैं, जैसा कि हमने बताया है कि हर औद्योगिक नीति का अपना उद्देश्य होता है, कार्य नीति और अन्य कुछ प्रावधान है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रश्न भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहीं से आता है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। अगर किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तो वो सारे चीज हमारी तरफ से कोशिश किया जाएगा कि वो आपको डाउट क्लियर भी करे, इसीलिए हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशन भी इसके लिए रखेंगे। बाकी आप यहाँ पर सारा चीज हमारी तरफ से डिस्कस किया जाएगा जो कि आपके एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उद्देश्य में तो हमने पहले भी कुछ आपको औद्योगिक नीति 2001 और 2012 में भी बताया था। जैसे कि कुछ विशेषताएं हैं उद्देश्य की जो हर जगह लागू होती हैं, जैसे कि निवेश को बढ़ावा देना। जो हमारे झारखंड में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे खनिज संसाधन, जल या फिर जो अन्य प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, उसका किस तरह से सुनियोजित ढंग से उसका उपयोग किया जाए जिससे कि झारखंड में औद्योगिक विकास हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके, यह भी राज्य समृद्ध राज्यों में शामिल हो सके, ये आपका शामिल किया गया था। पहला पॉइंट देख सकते हैं आपका वही था, कैसे निवेशकों के लिए पसंदीदा राज्य बनाया जाए, औद्योगिक विकास को कैसे बढ़ावा दिया जाए। साथ ही आपका समय पर सभी परियोजनाओं की मंजूरी मिले, इसके लिए वेब आधारित पारदर्शी कार्यतंत्र बनाना का काम प्रारंभ किया गया। साथ ही आपका जितने भी उद्योग हो, चाहे बड़े उद्योग हो, सूक्ष्म, लघु या फिर मध्यम उद्योग हो, उनके बीच में संपर्क स्थापित करना। अब इस चीज को समझिएगा, ये पहले भी हमने डिस्कस किया, यहां इसका महत्व थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। वास्तव में ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में 2016 की औद्योगिक नीति के उद्देश्य के तहत जो भी बड़े उद्योग होंगे वो छोटे मोटे उद्योग से भी जुड़े रहेंगे, संबंध स्थापित किया। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ वही एक ही कंपनी में सारे रहेंगे, बल्कि ये इस आधार पर होगा कि जो भी मान लीजिए एक छोटे मोटे उद्योग के द्वारा सर्विसेज, प्रोडक्ट, कच्चे माल या फिर कुछ यूनिट बनाया जाता है तो उसका बड़े उद्योग उपयोग करें, या फिर बड़े उद्योग के द्वारा कुछ ऐसी चीजें बनाई जाती है तो छोटे मोटे उद्योग उसका उपयोग करें। तो ये संपर्क स्थापित करने की बात कही गई थी। इसके अलावा जो वंचित वर्ग है, ये हमने 2001-2012 में भी बताया था, तो उसी में आपका चौथा पॉइंट, वंचित वर्ग को भागीदारी भी आर्थिक विकास में बढ़ाया जा सके, इसके लिए भी इसमें उद्देश्यों को शामिल किया गया था। इसके अलावा एक यहाँ पर 2006 में एक एक्ट आया था जो छोटे मोटे उद्योग हैं, MSME, जो मीडियम स्मॉल
जो इंटरप्राइजेस होंगे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो होंगे, उनके लिए अलग से किस तरह से बढ़ावा मिले जिससे कि राज्य में रोजगार बढ़ सके, उसके लिए भी अलग से काम करने की बात कही गई थी। उसके बाद आपका सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के लिए कपड़ा क्षेत्र, मतलब कि उन्हें कहां कहां क्षेत्रों में शामिल किया जाएगा। तो कपड़ा क्षेत्र हो गया, ऑटो कंपोनेंट हो गया, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना तकनीकी और सहायक उद्योगों को बढ़ावा देने का काम इन्हें दिया जाएगा, विकसित किया जाएगा। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में वृद्धि, अपव्यय में कमी, कैसे उसको जो कॉस्ट है, बनाने की लागत है, उसमें कमी कैसे किया जा सके, मूल्य संवर्धन के स्तर को बढ़ाया कैसे जा सके जिससे कि किसानों की आय बढ़ सके। किसानों की आय दो तरह से बढ़ सकती है। पहला तो उनका जो लागत है उन्हें कम करना होगा, तो कम करने होगा तो बचत होगी, और उनके ऐसा नहीं कि सिर्फ कम करके आप ये उनके आय को नहीं बढ़ा सकते हैं, बाकी उनका जो प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट जो बिके उसका एक अपना वैल्यू हो, वैल्यू एडिशन, मतलब कि उसमें अच्छा दाम पहले के मुकाबले ज्यादा दामों पर बिक्री हो। तो ये भी उद्देश्य रखा गया था, क्योंकि आपको पता है, हमने पहले भी बताया है कि प्राथमिक क्षेत्र अगर जितना ज्यादा विकसित रहेगा किसी देश का, किसी क्षेत्र का, किसी राज्य का, उसके बाकी के क्षेत्र भी उतना ही ज्यादा तेजी से विकसित करेंगे। इसीलिए किसानों को भी कृषि प्राथमिक क्षेत्र को, अभी तक हमने 2001 की औद्योगिक नीति और 2012 की औद्योगिक नीति में किसानों के संबंधित चीजों को नहीं देखा था, लेकिन 2016 की औद्योगिक नीति में ये चीज देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद आपका जो झारखंड में औद्योगिक पार्क पॉलिसी 2015 होगा, वो निजी मतलब प्राइवेट जो उपकरण है, जो कंपनियां हैं, संस्था है, पीपीपी मोड पर सार्वजनिक और निजी भागीदारी के माध्यम से चलाने की बात कही गई थी, जिससे कि जो औद्योगिक पार्क है, इंडस्ट्रियल पार्क है, उसका निर्माण किया जा सके। अब मतलब कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर के रहेगा। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और ऑटो सेक्टर के लिए सेज विशेष निर्यात क्षेत्र स्थापित करने की बात कही गई थी, स्पेशल एक्सपोर्ट रीजन जोन। उसके अलावा एकल खिड़की के माध्यम से आगे हम आपको बताएंगे कार्यनीति में या फिर अन्य प्रावधान में। पहले 2001 की औद्योगिक नीति में हमने आपको बताया था और 2012 की औद्योगिक नीति में भी कि एकल खिड़की व्यवस्था, सिंगल विंडो सिस्टम के तहत एक ही स्थान पर सारे मंजूरी, जो लाइसेंस चाहिए, नोट, जो आपका एनओसी चाहिए, जो भी सर्टिफिकेशन चाहिए, वो काम करने का एक माध्यम है, वो वही सिस्टम है सिंगल विंडो सिस्टम। वर्तमान में क्या किया जा रहा है, चूंकि उसमें भी कमियां देखी गई थी, तो 2016 की औद्योगिक नीति में ये प्रावधान लाया गया कि इससे पहले ही 2015 में ही इसके लिए सरकार ने एक व्यवस्था किया कि एकल खिड़की व्यवस्था को एक कानून का रूप दिया गया, जिससे कि जो समस्याएं हो रही थी, एकल खिड़की व्यवस्था तो लागू कर दी गई थी लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। जो भी वहां पर उद्योग घराने के लोग जाते थे, जो उद्योग स्थापित करना चाहते थे, उन्हें उस चीज का उतना लाभ नहीं मिल पा रहा था। उसके पीछे भ्रष्टाचार भी था, जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनकी भी लापरवाही थी। उन सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने इसे कानून बना दिया। अगर वो समस्या इस तरह की फिर आती है तो वो कानूनी हेल्प भी ले सकते हैं, जिसके साथ इन सारी समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है। तो इसीलिए बाद में आपको हम बताएंगे यहाँ पर कि एकल खिड़की जो व्यवस्था थी उसको कानून बनाया गया और वो एक कानून के तौर पर उसका अब लाभ लोगों को मिलने लगा, जो निवेशक है उन्हें मिलने लगा। इसमें भी इसके लिए प्रावधान बनाया गया कि समयबद्ध, चूंकि ये व्यवस्था 2001 से लागू है लेकिन अच्छे से सारे काम नहीं हो पा रहे थे, समय पर मंजूरी नहीं मिल रही थी, तो उद्देश्य में ये शामिल किया गया कि समय पर उन्हें परियोजनाओं की मंजूरी भी मिले और उनका जो समस्याएं हैं सही तरीके से समय पर निपटारा किया जा सके। इसके अलावा फूड पार्कों की स्थापना करने की बात की गई, जिससे कि कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र की विकास हो सके। 12वां पॉइंट यहाँ पर है, राज्य में फिर कौशल और मानव संसाधन में गुणात्मक क्वालिटी में वृद्धि करने की बात की गई। मतलब कि आपका जो भी अनस्किल की जगह पर स्किल आए। अब स्किल में भी जो श्रमिक हैं या फिर काम करने वाले लोग हैं
वो भी आपका गुणात्मक उसमें वृद्धि हो सके, अच्छे से काम कर सके, इस चीज के भी ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा नए टूल रूम को बढ़ावा देना, मौजूदा टूल रूम की गतिविधियों को फिर पहले से जो चल रही है उसको विस्तार देना, साथ ही आपका झारखंड में व्यापारिक गतिविधियां और अन्य वातावरण को कैसे सुधारा जा सके, उन सारे के बारे में उद्देश्य में शामिल किया गया। तो ये उद्देश्य थे जिसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर कार्यनीति। तो कार्यनीति यहाँ पर हम लोग इस आधार पर डिस्कस करेंगे कि जैसे कि कुछ डिसीजन लिए गए, मेजर डिसीजन बहुत सारे लिए गए जो कि 2015 तक कुछ नहीं लिया गया था, तो उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। और एग्जाम में देखिएगा बहुत सारे प्रश्न हम आपको बीच बीच में नोट कराते आएंगे कि कहां से प्रश्न आता है। 2016 की जो औद्योगिक नीति थी झारखंड की, उसमें पहला सबसे बड़ा एक नया चीज देखने को मिला, वो था आपका एक बोर्ड का स्थापना किया गया। झारखंड को निवेशकों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए कैसे एक पसंदीदा राज्य बनाया जाए, उसके लिए एक बोर्ड गठित किया गया, जो बोर्ड सिर्फ इसी पर काम करेगा। और इस बोर्ड के जो मुख्य संरक्षक बोल सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट अध्यक्ष होंगे, स्वयं मुख्यमंत्री राज्य के होंगे। इस बोर्ड का नाम होगा आपका झारखंड विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड। जेपीएससी छठा जो जेपीएससी परीक्षा हुआ था 2016 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। झारखंड विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड ये गठित किया गया 2016 की झारखंड की औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत। इस बोर्ड का नाम झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड या फिर शॉर्ट में से JIPB। इस बोर्ड का गठन 2016 में ही कर दिया गया। इसका काम था उद्योगों को दिशा निर्देश जारी करना और मार्गदर्शन प्रदान करना, जिससे कि उन्हें एक पसंदीदा राज्य के रूप में झारखंड मिल सके और जो वो चाहें उनके अनुसार सुविधाजनक स्थितियों को भी लागू किया जा सके। इस बोर्ड में जो सदस्य होंगे वो इस प्रकार होंगे। इस बोर्ड के जो सदस्य हैं उनमें मुख्यमंत्री जो होंगे राज्य के, वो मुख्य संरक्षक होंगे, उद्योग मंत्री संरक्षक के रूप में कार्य करेंगे। साथ ही इस बोर्ड में कम से कम 10 से अधिक वरिष्ठ तथा प्रसिद्ध उद्योगपतियों का नाम निर्दिष्ट किया गया है। इसके अलावा इस बोर्ड में मुख्य सचिव, योजना सह वित्त विभाग, उद्योग विभाग, खनिज एवं भू विज्ञान विभाग के प्रधान सचिव को सदस्य बनाया जाएगा। साथ ही आपका जो उद्योग विभाग है झारखंड सरकार का तथा खनन और भू विज्ञान विभाग को समन्वय की जिम्मेवारी भी सौंपी जाएगी। ये तो सदस्य के बारे में बात हो गया। पहला पॉइंट हमने इस बोर्ड के बारे में बताया था, ये पॉइंट से हम लिख रहे हैं कि ये बोर्ड कब गठित किया गया, क्यों, उसके बारे में। दूसरा हमने डिस्कस किया कि इस बोर्ड के सदस्य कौन कौन होंगे। अब तीसरी बात करते हैं, इस बोर्ड का मीटिंग या फिर जो बैठक है किस प्रकार आयोजित किया जाएगा। तो इस बोर्ड की बैठक साल में 2 बार आयोजित किया जाएगा और बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा सरकार के पास सलाह के लिए भेजा जाएगा और उसी के आधार पर वो राज्य में लागू होगा। इसके अलावा यह बोर्ड झारखंड को उद्योगों का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की प्रक्रियाओं में, मतलब उद्देश्य के तौर पर बताया जा रहा है कि यह बोर्ड जो काम करेगा आपका विभिन्न प्रक्रियाओं में, जैसे कि लाइसेंस लेना है, एनओसी लेना है, परियोजनाओं की मंजूरी लेना है, भूमि आवंटन करना है, तो ये चीजें उस पर भी काम करेगी कि सरलीकरण, नीतियों का निर्माण तथा सुधार के लिए निर्देश भी प्रदान करेगी कि किस तरह से काम करना है। हाँ, एक चीज होता है कि कुछ नियम तो बन जाते हैं, क्योंकि वो नियम बनाना बिल्कुल आसान होता है कि नियम बना दिए गए, लेकिन जब वो वास्तविकता में लागू किया जाता है तो वहां पर दिक्कतें आती हैं। तो इसीलिए वो रिजिडिटी उसमें नहीं होना चाहिए कि हाँ एक बार बना दिए तो उसमें कोई बदलाव नहीं होंगे। भारतीय संविधान भी है, एक बार बनाया गया लेकिन उसे समय समय पर संशोधन किया जाता है। इसी तरह इसमें भी है, झारखंड की औद्योगिक नीति बनाई गई, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें जो बना दिया गया 5 साल के लिए वही रहेगा, बदलाव होंगे। तो ये काम जो करेगा इसी बोर्ड के द्वारा किया जाएगा, सुधार के लिए निर्देश वगैरह प्रदान करने का काम यही करेगा। अभी हम अगला पॉइंट में जो डिस्कस करेंगे वह है आपका इस औद्योगिक नीति का दूसरा जो मुख्य पार्ट, वह है आपका एकल खिड़की व्यवस्था, सिंगल विंडो सिस्टम। ये तो हमने जैसा कि अभी बताया था 2001 की औद्योगिक नीति और 2012 की औद्योगिक नीति में सिर्फ ये एक
सिस्टम के रूप में कार्य कर रहा था, एक व्यवस्था था जिसके तहत कुछ कार्य होते थे, लेकिन समस्याएं तो खत्म होने वाली चीज नहीं थी। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर भी वैसे नहीं थे, लापरवाह थे, भ्रष्टाचार वगैरह को देखते हुए ये सारे चीज़ों को यहाँ पर शामिल किया गया कि सिंगल विंडो सिस्टम को एक कानून बना दिया गया। इस कानून का नाम रखा गया झारखंड सिंगल, इसको नोट कर लीजिएगा, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2015। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर झारखंड एकल खिड़की निपटारा एक्ट या अधिनियम, हिंदी में अधिनियम 2015। इसके लिए झारखंड सरकार ने एक पोर्टल भी बनाया। इस पोर्टल जो आप यहाँ पर ये याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम वो आपको समझने के लिए दिए हुए हैं कि ये पोर्टल के माध्यम से वहां पर जाके सारी जानकारी ले सकते हैं। राज्य में कितनी भूमि उपलब्ध है, किस तरह से आपको सिस्टमेटिक वर्क करना होगा। जैसे कि एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है, जेपीएससी नहीं जारी किया, क्या किया जाता है कि पहले एडवर्टाइजमेंट आता है, उसके वेबसाइट पर जाइए, फॉर्म भरिए, तो सारा डिटेल आपको पता चल जाता है। इसी तरह अगर आप झारखंड में उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, हमारे इस वेबसाइट पर आइए, आपको सारा चीज़ डिटेल पता चल जाएगा, कहाँ से क्या लेना है, किस तरह से काम करना है, और जमीन आपको किस तरह से उपलब्ध कराया जाएगा, प्रावधान क्या है, विस्थापित लोग जो वहाँ से होंगे उनके लिए क्या क्या प्रावधान किया जाएगा, तो उनके सारे बारे में जानकारी इस पोर्टल पर रखी गई। साथ ही आपका अगर मान लीजिए आपके पास समस्याएं आती है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कीजिएगा समस्या नहीं आएगी, बिल्कुल समस्या आएगी, तो उसके लिए किस तरह से समाधान किया जाएगा वो सबसे बड़ी बात होती है। तो ये एक्ट का ही नाम था, निपटारा एक्ट 2015। तो जो समस्याएं आ रही है उसकी भी आप मदद, कानूनी मदद ले सकते हैं इस अधिनियम के माध्यम से। तो एकल खिड़की व्यवस्था अब एक एक्ट बन चुका है और ये आपका मार्च 2016 से 22 मार्च 2016 को राज्यपाल, जो माननीय राज्यपाल है उसमें के उनके द्वारा इसकी मंजूरी दी गई थी। द्रौपदी मुर्मू उस समय भी थे, उनके द्वारा मंजूरी दी गई थी और ये पूरे राज्य में आपका लागू हो गया था। क्लियर है। अब यहाँ पर बात करें ये एकल खिड़की व्यवस्था क्या थी, तो अब इसमें क्या क्या काम करेंगे। तो इसमें पहले क्या था कि सिस्टमेटिक वे से सारा काम नहीं होता था, इसमें थोड़ा अब बदलाव किया गया। जैसे कि इसमें झारखंड में उद्योगों और निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए इसमें आप विभाग भी काम करेंगे, जैसे कि आपका उद्योग विभाग झारखंड सरकार का, खनन एवं भू विज्ञान विभाग जो भी एकल खिड़की व्यवस्था के माध्यम से समस्याओं का निपटारा करने का व्यवस्था करेगी। साथ ही इसमें व्यापार को सुगमीकरण, सरलीकरण कैसे किया जाएगा, आसान कैसे बनाया जाएगा, और साथ ही राजकोषीय सहायता समयबद्ध तरीके से कैसे प्राप्त हो सके, उस पर ये विभाग काम करेंगे। इसके लिए एकल खिड़की निपटारा समिति का भी गठन किया गया, जो कि पहले नहीं थे। इसमें अध्यक्ष भी बनाए गए, प्रधान सचिव उद्योग, खनन और विभाग, जो भू विज्ञान विभाग हैं उन्हीं के प्रधान सचिव को इसमें आपका अध्यक्ष बनाया गया। इस साथ ही आपका समिति जो परियोजनाएं हैं, जितने भी परियोजनाएं हैं जिसकी आपको मंजूरी लेनी है इन्वेस्टर्स को, उद्योग को, साथ ही आपका वित्तीय सहायता, साथ ही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग होंगे, उनके संबंधित निपटारे का भी काम करने का ये समिति काम करेगी। दो चीज यहाँ पर ध्यान रखना है, बदलाव दो चीज हुए। एक समिति गठित किया गया, एकल खिड़की निपटान समिति, ये इसी अधिनियम के अंतर्गत है, मतलब कि इस अधिनियम के अंतर्गत अब सब चीज आएंगे। अधिनियम का नाम झारखंड एकल खिड़की निपटारा एक्ट 2015। इस अधिनियम के अंतर्गत एक समिति बनाई जाएगी जिसके अध्यक्ष जो प्रधान सचिव होंगे उद्योग, खनन और भू विज्ञान विभाग के, उन्हें बनाया गया। वो सारे काम करेगी, निपटारा करेगी, जैसे कि समय पर वित्तीय सहायता मिल सके उन्हें, जो छोटे मोटे उद्योग है उनके संबंधित कार्यों को कैसे निपटारा किया जा सके और सभी परियोजनाओं को समय पर मंजूरी मिल सके, इसके लिए यह स्थापित किया गया था। क्लियर है। अब आगे आते हैं हम लोग, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस औद्योगिक नीति का जैसा प्रारूप तय किया गया था, वास्तविकता में उतना नहीं चल पाया। 5 साल अभी होने वाले हैं अगले साल तक, लेकिन झारखंड को वास्तविकता में फायदा नहीं मिला। लेकिन फिर भी जिस तरह से इसके नियम कानून बनाए गए थे
उससे इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। प्रपोजल मिलने लगा कि झारखंड में हम भी बिल्कुल अपना उद्योग स्थापित करेंगे। बहुत जगह से अंतर्राष्ट्रीय जो एक संस्था है विश्व बैंक, उसके द्वारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रिपोर्ट जारी किया गया 2015 में, क्योंकि जब से नई सरकार 2014 में बनी थी उसी समय से इस चीज को बढ़ावा बहुत ज्यादा मिलने लगा था। 2015 में ही एक सिस्टम क्लियरेंस जो एक्ट आया था वो तो आपका 2015 में ही बना था, लागू आपका 2016 से हुआ था। विश्व बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड को पूरे राज्य पूरे देश में तीसरे स्थान पर रखा गया, क्योंकि इसमें स्थिति को देखते हुए, यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स की रुचि को देखते हुए, जो उन्हें प्रोत्साहन राज्य सरकार के द्वारा और अन्य चीजों को ध्यान में रखकर मिल रहा था, उसके आधार पर दिया गया। साथ ही आपका मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम जैसा चलाया जा रहा था भारत में, उसी के तरह झारखंड सरकार ने मेक इन झारखंड प्रोग्राम भी एक लागू किया, जिससे कि यहाँ के राज्य को फायदा मिला और इससे प्रभावित भी हुआ। तो ये दो चीज लागू किया गया था जिसका फायदा भी मिला आपको। अगर ईज ऑफ एक विश्व बैंक के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया जाएगा, अगर झारखंड को एक अच्छा स्थान मिलेगा तो उससे इन्वेस्टर बिल्कुल आकर्षित होंगे और यहाँ पर अपना भी निवेश करने की सोचेंगे। बाद में ये स्थिति वास्तविकता में कुछ अलग थी, क्योंकि आपको पता है कि उस समय झारखंड मोमेंटम भी चलाया गया था, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि झारखंड मोमेंटम क्या था और वर्तमान में क्या स्थिति हो गई उसकी। लेकिन उस समय बहुत सारे प्रयास किए गए थे। वास्तविकता में वो धरातल पर नहीं दिखा, लेकिन कागजी कार्य बहुत सारे हुए थे, जो चीज आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अब आते हैं हम लोग औद्योगिक नीति में। औद्योगिक नीति को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के लिए ब्रॉडबैंड के माध्यम से 67 बैंकों को एक साथ शामिल किया गया। इसके अलावा 2 वे ऑनलाइन पेमेंट गेटवे 6 बैंकों को भी इसमें समझौता किया गया। साथ ही आपका और भी इसमें घोषणा थे, जैसे कि आपका अगर कोई उद्योग को जल आवंटन संबंधी अनुमोदन की आवश्यकता है तो इस औद्योगिक नीति में 2016 की औद्योगिक नीति में 30 दिनों के अंदर उन्हें अप्रूवल देने की, अनुमोदन देने की ये प्रक्रिया को शामिल किया गया। इसके अलावा झारखंड में के इस औद्योगिक नीति में झारखंड निवेश केंद्र स्थापित करने की बात कही गई, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स आएंगे 2012 में भी वो चीज हमने देखने के लिए मिला था। तो झारखंड निवेश केंद्र एक स्थापित किया गया, वो ध्यान रखिएगा वो नई दिल्ली में स्थापित किया गया है झारखंड भवन के नाम से। और यहां पर जो भी लोग आएंगे बाहर से या फिर अन्य लोग, तो उन्हें एक सेंटर मिलेगा जहां पर वो झारखंड के बारे में जानकारी पूरा प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही आपका अपने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो भी उन्हीं समस्याएं उनके बारे में सारी जानकारी वहां पर उन्हें दी जाएगी। तो ये दिल्ली में स्थापित किया गया झारखंड भवन के नाम से। इसके जो अध्यक्षता किया जाएगा, जो निवेश आयुक्त होगा, जो कि एक आईएएस अधिकारी होगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो सचिव या फिर प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी होंगे, उन्हें निवेश आयुक्त के तौर पर बनाया जाएगा। और जो नई दिल्ली में झारखंड भवन बनाया जाएगा उनमें वो कार्य करेंगे, और कैसे उन्हें सलाह देना है, कैसे काम करना है, वो सारे काम वही करेंगे। अब अगला जो इसमें प्रमुख तथ्य में आते हैं तो भूमि बैंक। भूमि बैंक पहले भी देख चुके हैं, अभी भी देखेंगे। यहाँ पर ज्यादा इसमें बदलाव नहीं किए गए, लेकिन कुछ चीजों को व्यापक और किया गया। पहले से तो भूमि बैंक 2001 से हम लोग देखते आ रहे हैं, इसमें और भी विस्तार किया गया। जैसे कि इसमें भूमि बैंक तो क्या आपको पता है, उसमें सरकार के पास जितना भी जमीन उपलब्ध है जहां पर निवेश उद्योग लगाया जा सकता है, उसके से रिलेटेड है ये। तो भूमि बैंक में क्या क्या शामिल किए जाएंगे, तो भूमि बैंक में आपका बंजर भूमि इसमें शामिल होगा, सारे के सारे असिंचित भूमि और अनुपयोगी सरकारी भूमि, मतलब सरकार का वो भूमि है लेकिन अभी तक उसका उपयोग किसी भी पर्पज से नहीं किया जा रहा है, तो उन तीनों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा सभी प्रकार के अन्य भूमियों का अधिग्रहण जो सरकार करेगी जरूरत पड़ने पर, चाहे वो ऐच्छिक हो, स्वेच्छा से हो या फिर अनैच्छिक हो। इसके लिए कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 और झारखंड फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट रूल 2015 के तहत संपन्न
होगा। झारखंड सरकार भूमि का अधिग्रहण तो करेगी, लेकिन उसके लिए ये एक्ट का सीधा सा अर्थ लगाना है कि उन्हें एक उचित मुआवजा मिलेगा और वो ट्रांसपेरेंस होगा, मतलब कि बिल्कुल वो पारदर्शिता के साथ वो उन्हें कंपनसेशन दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। जो 2013 का एक्ट है और जो रूल बनाया गया 2015 का, उसके तहत ये अधिग्रहण का काम पूरा किया जाएगा। एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो ये एक्ट और रूल का ध्यान रखिएगा। 2013 का ये एक्ट कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, और इसके बाद ये एक रूल भी बनाया गया था 2015 में, जो जरूरत के अनुसार जरूरी भी था। उसके तहत उनके भूमि को अधिग्रहण किया जाएगा, मतलब कि एक उचित मुआवजा, पारदर्शिता के साथ ये सारे काम होंगे। इसके अलावा भूमि बैंक में कुछ और चीज प्रावधान को जोड़ा गया जो पहले नहीं था, जैसे कि औद्योगिक उद्यमों द्वारा प्रत्यक्ष भूमि खरीदते हैं। अगर कोई उद्योग स्थापित करना चाहता है और खुद उद्यमी जो व्यक्ति है लगाना चाहता है अपना उद्योग, वो खुद जमीन खरीदता है प्रत्यक्ष रूप से, तो सीएनटी और एसपेटी एक्ट और प्रत्यक्ष भूमि क्रय नीति जो राजस्व पंजीकरण और भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी किया जाता है, सूचित किया जाता है, उनका पालन करना उन उद्यमियों के लिए अनिवार्य होगा। जैसे कि भूमि बैंक से ध्यान रखिएगा, ये भूमि बैंक से संबंधित नहीं है। जैसे कि अगर एक इन्वेस्टर से, मान लीजिए मोहन अपना उद्योग झारखंड में लगाना चाहता है, तो भूमि उसको सरकार से मिल सकती है, तो वो भूमि बैंक से वो उपलब्ध होगा। सरकार ने भूमि बैंक जो बना के रखी है उससे मिल सकता है, या फिर वो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट जिस व्यक्ति से वो खरीद सकता है, उसी के बारे में ये पॉइंट अभी हमने बताया। लेकिन यही बोला गया कि प्रत्यक्ष रूप से वो खरीद सकता है, लेकिन जो सीएनटी और एसपीटी एक्ट है और प्रत्यक्ष भूमि क्रय नीति है, उसका पालन उसे बिल्कुल करना होगा, अनिवार्य है। साथ ही जमीन क्रय करते समय पंचायती राज्य एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, पेशा जिसे हम लोग, मतलब कि जो पंचायती राज्य शासन आया था 73वें संविधान संशोधन के तहत, तो ये शेड्यूल एरिया के लिए कुछ प्रावधान बनाए गए थे, तो उसके लिए पालन करना होगा। उसके बाद ही आपका जमीन जो है आपका कानूनी रूप से आपका अधिकार होगा उस पर। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। वही आपका 30 वर्षों के लीज के आधार पर दिया जाएगा। ये 2001, 12 और 16 तीनों में हमने देखने को मिला। और उनका निश्चित पहले क्या था कि 2 बार नवीकरण करने का प्रावधान था। 2001 में आपका 10 वर्षों पर नवीकरण करने का प्रावधान था, तो इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं बनाया गया। इसमें सिर्फ ये मेंशन किया गया कि एक निश्चित अंतराल के बाद उसका पुनर्नवीकरण करना अनिवार्य होगा। इसमें आपका एक और प्रावधान बनाया गया कि जो भी औद्योगिक उद्यमियों द्वारा हस्तांतरित की तिथि से 5 वर्षों के अंदर, मान लीजिए उन्हें जमीन दे दिया गया कि आप काम कीजिए इस पर, लेकिन आप इसका प्रयोग नहीं करते हैं तो उसको आवंटन रद्द किया जाएगा। यहां पर वो मेंशन नहीं किया हुआ है, यहां पर ये लिखा हुआ है, जैसे दोनों चीज का मतलब वही हुआ कि 5 वर्षों के अंदर जो जमीन आवंटित किया गया है उसका प्रयोग करना अनिवार्य होगा। इसका मतलब यही है सीधा सा कि अगर 5 वर्ष तक उसका उपयोग नहीं करते हैं तो उस भूमि के आवंटन को रद्द कर दिया जाएगा। ये पॉइंट था इसमें, तो उस दोनों तरफ से आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा। यहां पर ये पॉइंट तो आपका रहेगा ही, उद्यमों द्वारा हस्तांतरित की तिथि से 5 वर्षों के अंदर प्रयोग करना आवश्यक होगा। क्लियर है? उसमें ये ऐड कर दिया 5 वर्षों तक उपयोग न करने के बाद उस आवंटन को रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही भूमि अधिग्रहण के समय यह भी ध्यान रखना होगा कि मान लीजिए कोई भूमि हो, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से उद्यमों के द्वारा परचेज किया गया हो, खरीदा गया हो, या फिर भूमि बैंक के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है, सरकार अधिग्रहण करके उन्हें दे रही है, तो यह भी ध्यान रखना जरूरी होगा कि जो भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है या फिर उद्यमों के द्वारा जो भूमि उपलब्ध कराया जा रहा है वो द्विफसली, मतलब कि जहां पर कृषि काम कम से कम साल भर में 2 फसल वहां पर न होता हुआ हो, और साथ ही आपका कम से कम वहां से विस्थापन हो, तभी वो सही रहेगा।
क्लियर है? 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। पहला, द्विफसली नहीं होना चाहिए, और दूसरा कि न्यूनतम विस्थापन हो। वहां से जब जमीन परचेज किया जाए कम से कम लोग विस्थापित हो, कम से कम लोगों पर असर पड़े। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वास्तविकता कुछ अलग है, लेकिन हम लोग को इस पर ज्यादा फोकस करना है। आगे हम आपको बताएंगे पुनर्वास नीति। उसमें आपको जानकर ये हैरानी हुआ कि पहले, हाँ अभी ये नियम बनाया गया है, अभी थोड़ा चूंकि लोगों का विरोध, बहुत सारे संगठन का प्रेशर और लोग हर जागरूक हो चुके हैं, इस वजह से ये स्थिति बन रही है कि नियम बना रही है सरकार। पहले आपको जो कंपनियां या फिर जो प्लांट लगे हैं, करीब 1 लाख 1.5 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। एचईसी रांची में स्थित है, आपको हम बताएंगे पुनर्वास नीति में कि वहां से कितने लोग विस्थापित हुए और उन्हें मुआवजा भी नहीं दिया गया, उचित मुआवजा। जितने लोग विस्थापित हुए उसमें मात्र 30 से 35%, 36% लोगों को मात्र मुआवजा मिला था। ये चीजें बनती है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं औद्योगिक संपदा, मतलब जो इंडस्ट्रियल एरियाज है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बोल सकते हैं, या फिर जो आपको हमने बताया था, याद है 2012 के औद्योगिक नीति में, वहां पर औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के बारे में बताया था। उसकी विशेषता क्या होगी? 2012 में ही व्यापक किया गया था। 2001 में भी औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को चर्चा किया गया था, लेकिन व्यापक नहीं था। 2012 में उसे व्यापक किया गया, सारा काम इन्हें दे दिया गया। जैसे कि आपका जो भी औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण होंगे, भूमि अधिग्रहण, जो पानी समस्या है, या फिर अन्य काम है, या फिर बहुत सारे काम इन्हें दिए गए थे। आवंटन रद्द करना अगर समय पर कार्य न हो, तो ये सारे काम दिए गए थे। सारा उद्देश्य हमने बताया था 2012 के औद्योगिक नीति में। 2016 के औद्योगिक नीति में और इसे विस्तार किया गया, और झारखंड में 4 औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण बन गए। पहला था रांची, एग्जाम में यहां से पूछा जा सकता है डायरेक्ट, नोट कर लीजिएगा। वर्तमान में झारखंड में कुल कितने औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण हैं? तो वो 4 हैं। पहला रांची, दूसरा बोकारो, तीसरा दुमका और चौथा आदित्यपुर। प्राधिकरण के बारे में जैसा कि हमने बताया, भूमि अधिग्रहण का काम करना, आधारभूत संरचना का निर्माण करना, जैसे सड़क, ड्रेनेज, ये 2012 में ही हमने आपको बता दिया है। साथ ही आपका जो छोटे मोटे उद्योग हैं उनको विकास देना, बाजार व्यवस्था उपलब्ध कराना। अब यहां पर एक देखिएगा, औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा देवघर के जिले में एक आपका देवीपुर में औद्योगिक संपदा देवीपुर इंडस्ट्रियल स्टेट का स्थापना निर्माण किया गया, जो कि 547 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें विकास के लिए उपर्युक्त मात्रा में बजट का भी प्रावधान उपलब्ध कराया गया है। ध्यान रखिएगा, जो क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण था 200 से 500 एकड़ था, पिछली बार 2012 में रखा गया था। इसमें प्रावधान को चेंज किया गया। क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को कम से कम 10,000 एकड़ भूमि इस नीति की समयावधि में अधिग्रहण करनी होगी, मतलब कि 5 सालों में। अब एक का हम नहीं बता रहे हैं कि 4 औद्योगिक नीति है, 4 क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को यह दिया गया काम कि 5 वर्षों में, क्योंकि 2016 की औद्योगिक नीति 5 वर्षों के लिए था, 31 मार्च 2021 तक रहेगा। तो ये 5 वर्षों में, यही लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मीनिंग नहीं समझ पाते हैं स्टूडेंट बहुत सारे, तो उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि 5 वर्षों में कम से कम 10,000 एकड़ भूमि को अधिग्रहण करना होगा इसे, चाहे वो जिस तरह से स्वेच्छा से या फिर स्वेच्छा से नहीं किया गया हो, लेकिन करना होगा। ये प्रावधान बनाया गया था। ये अब आते हैं हम लोग अगला औद्योगिक पार्क। एग्जाम के पॉइंट ऑफ से ध्यान रखिएगा, पीटी मेंस सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो अभी हमने बताया था। इसके बाद आपका आता है औद्योगिक पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क्स। इंडस्ट्रियल पार्क का पर्पस तो हमने पहले ही आपको बता दिया है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है औद्योगिकरण में, क्योंकि ये कुछ खास तरह के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, फूड का,
बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक पार्क बनाए जाते हैं, जिससे कि एक क्लस्टर निर्मित होता है, एक जगह सुविधाएं उपलब्ध होती है जिसका उपयोग हर कोई कर सकता है। तो औद्योगिक पार्क के लिए ये चूंकि 2001 में ही प्रावधान था। मिनी विकास केंद्र, आपको याद होगा, मिनी विकास केंद्र के तहत ये सारे बनाए गए हैं। 2012 में भी इसको हमने देखा था। 2016 में इसे और भी विस्तारित किया गया क्योंकि ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। इसके लिए कुछ प्रावधान बनाए गए हैं, जैसे कि आपका अब इसमें निजी क्षेत्र भी औद्योगिक पार्क में अब सम्मिलित हो सकते हैं। अलग से एक नीति भी बनाया गया, औद्योगिक पार्क नीति 2015, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की सहायता, छूट और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को उपलब्ध कैसे कराया जाएगा उसके लिए प्रावधान बनाए गए। ये नीति पढ़ने की आपको जरूरत नहीं, उसमें जो प्रावधान है हम यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं उसको देखिए। जैसे कि इसमें छूट दिया जाएगा, सहायता दिया जाएगा कि अगर आप किसी तरह का औद्योगिक पार्क स्थापित करना चाहते हैं, चाहे फूड का हो, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का हो या फिर फल का हो, तो उसके लिए आपको सहायता मिलेगी। पहला, सामान्य जो औद्योगिक पार्कों के लिए, मतलब सामान्य मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र के होंगे, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं पब्लिक, आप भी नोट कर लीजिए, यहाँ पर सामान्य लिखा हुआ है। परियोजनाओं के लिए 50% का और अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक की औद्योगिक व्यय जो आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, उन्हें सहायता दिया जाएगा। मतलब कि कुल परियोजनाओं का 50%, मान लीजिए आपका 30 करोड़ खर्चा होता है, 30 करोड़ में 50%, लेकिन ध्यान रखना है कि वो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि मैक्सिमम इसमें सहायता जो दिया जाएगा 10 करोड़ दिया जाएगा या फिर उससे कम दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लीजिए 30 करोड़ का भी हमने एग्जांपल लिया था, इसका 50% आपका 15 करोड़ होता है, तो क्या 15 करोड़ सहायता मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो लिखा हुआ है एवं अधिकतम 10 करोड़ ही मिलेगा। मतलब 15 करोड़ है तो सिर्फ 10 करोड़ का ही आपको यहाँ पर सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरा, निजी क्षेत्र के लिए था ये 50% इसमें भी रहेगा, लेकिन अधिकतम इसमें 7 करोड़ रुपए व्यय कर सकती है। मतलब सरकार इसमें सहायता दी जाएगी, उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार के इसी प्रयास की वजह से फिर आपका वृहद खाद्य पार्क के रूप में गेतल सूद में आपका रांची में इसका स्थापना किया गया है, वृहद खाद्य पार्क के रूप में। क्लियर? इसको ध्यान रखिएगा, ये प्रावधान जो है आपका, और ये गेतल सूद में जो बनाया गया है रांची में वृहद खाद्य पार्क, उसे भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग विद्युत इलेक्ट्रिसिटी पर। इलेक्ट्रिसिटी के तहत अगर हम बात करें, जैसा कि आपको पता है कि झारखंड जो है आपका उदय योजना, जो भारत सरकार की एक उदय योजना थी, उसमें कार्यक्रम में शामिल होने वाला प्रथम राज्य बना था। उदय योजना क्या है? तो भारत सरकार के द्वारा ये उदय योजना चलाया जा रहा है। इसके तहत हर घर को बिजली और अन्य जो सुविधाएं हैं, गांवों तक बिजली को कैसा पहुंचाया जा सके राज्य को, और ये जो भी राज्य मान लीजिए बिजली की आपूर्ति के कारण नुकसान में चल रहे हैं, उसकी भरपाई इस उदय कार्यक्रम के तहत भी करने का प्रावधान था। भारत सरकार के समझौता किया गया था झारखंड के द्वारा। अब बात करते हैं कि 2016 की औद्योगिक नीति में विद्युत के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या क्या प्रावधान बने थे। पहला, ये बहुत ज्यादा चर्चा में भी था, इसका आलोचना भी हुआ था क्योंकि 17 खत्म हो गया, लेकिन झारखंड में तो बड़े बड़े शहरों में जैसे कि रांची, अन्य शहरों में भी बिजली उपलब्ध तो है, लेकिन 24 घंटे नहीं उपलब्ध, 20 घंटे 22 घंटे इस तरह से उपलब्ध है। लेकिन यहाँ पर एक प्रावधान जानकर आपको आश्चर्य होगा कि 2017 तक सरकार ने ये संकल्प लिया था इस नीति के तहत कि 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित था, जो कि अचीव नहीं हो पाया। एग्जाम में अगर पूछेगा तो इसको ध्यान में रखिएगा, 2017 है, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए देगा। तो आपको तो ये जानकर कि आने वाले दिनों के लिए होगा, लेकिन 2016 के औद्योगिक नीति के तहत ये 2017 तक ही था। साथ ही आपका निजी सार्वजनिक भागीदारी पीपीपी मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत समझौता होगा और निजी क्षेत्र को भी बिजली घर के आधुनिकीकरण के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही आपका ये दूसरा हुआ जो प्रावधान था। तीसरा, ये इसके बारे में हमने जब झारखंड का परियोजना आपको बता रहे थे, पतरातू थर्मल पावर प्रोजेक्ट, याद है आपको,
जब पहला क्लास हुआ था झारखंड की अर्थव्यवस्था में, पहला या दूसरा क्लास, उसमें हमने इस परियोजना के बारे में बताया था। भारत सरकार का जो एनटीपीसी है उसके बीच झारखंड सरकार के बीच में एक समझौता हुआ था। इसके तहत 4000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा, लेकिन उसमें भी बहुत समय लगेगा। तो 4000 भी 2 चरण में कंप्लीट होगा। हम सिर्फ आपको बता दे रहे हैं कि उस प्रोजेक्ट में क्या क्या था। पहला चरण में आपका 2400, ये भी आपका 3 यूनिट में कंप्लीट होगा। 800, 800 और 800, 3 बार में। पहला जो 800 कंप्लीट होगा 2021 में, और बाकी का 800 जो यूनिट है वो आपका हर 6 महीने के अंतराल पर, 6 मंथ के अंतराल पर, और बाकी का 1600 जो मेगावाट का उत्पादन होगा वो आने वाले दिनों में कंप्लीट किया जाएगा। मतलब कि ये 3 जो 2021 का और बाकी के जो 800 यूनिट का जो मेगावाट है वो कंप्लीट होने के बाद फिर ये 1600 पर काम किया जाएगा। अभी इस पर काम हो रहा है 2400 मेगावाट पर। चौथा आपका बिजली के लिए फिर आपका अलग से एक पॉलिसी भी बनाया गया। साथ ही आपका जो झारखंड ऊर्जा नीति जो 2012 है वो भी आपका भी चालू है, और साथ ही आपका झारखंड सरकार ने के ऊर्जा विभाग ने सौर ऊर्जा नीति 2015 का भी निर्माण किया। मतलब कि 2015 में बहुत सारी नीतियां बने थे, प्रावधान बने थे, एक्ट बने थे, जिसका एक बेनिफिट मिल सके राज्य को। अब आते हैं हम लोग झारनेट। झारनेट मतलब कि इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऑप्टिकल फाइबर वगैरह। आप जान रहे हैं कि हाई स्पीड इंटरनेट। अगर भारत का ही बात करें तो विश्व में आपको पता है कि भारत हाई स्पीड नेट में कहां पर है, बहुत ही नीचे स्थान पर है। तो झारखंड का स्थिति आप समझ सकते हैं कि अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत ही खराब से खराब स्थिति में है। अभी कुछ जियो वगैरह आ चुका है, ऑप्टिकल फाइबर वगैरह, और मेन शहर में ही जैसे कि रांची वगैरह तो स्थिति सही है। अदरवाइज यहाँ पर 0.1% भी अच्छा स्पीड नहीं दिया जाता है, उसका भी हम लोग मतलब कि क्षेत्र में उपलब्धि नहीं है बहुत सारे। तो इसके लिए झारनेट भी एक बनाया गया। झारनेट एक संस्था के रूप में काम करेगा, जिसका फुल फॉर्म होता है झारखंड राज्य सूचना एवं संचार नेटवर्क, जो कि राज्य मुख्यालय होगा और 24 जिले के मुख्यालय हो, 35 अनुमंडल मुख्यालय और जो प्रखंड मुख्यालय होगा 212, उन्हें जोड़ने का काम करेगा। झारनेट एक आपका ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी है, जो ई गवर्नेंस नेटवर्क के माध्यम से डाटा हस्तांतरित करने का एक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करा रही है। साथ ही झारनेट के द्वारा ही ये जितने भी जिला मुख्यालय है, जैसे कि जितने भी जिले उनका अपना जो मुख्यालय है, और साथ ही जितने भी ग्राम पंचायत हैं राज्य में उनका जो मुख्यालय है, और ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होता है? तो जो ये अत्याधुनिक केबल वायर के रूप में होते हैं, जो कि हाई स्पीड इंटरनेट डेटा प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा, और ये ऑप्टिकल के रूप में काम करते हैं। इसीलिए इनको हर एक जितने भी पंचायत है उनके मुख्यालय और जिला मुख्यालय को जोड़ा जाएगा। और कुछ काम भी हो रहा है इसमें आपका। झारखंड सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी और ई गवर्नेंस विभाग ने भी झारखंड दूरसंचार टावर तथा संबंध संरचनात्मक नीति 2015 का भी विकास किया है। लेकिन इन 5 वर्षों में, अभी 2020 में हम लोग चल रहे हैं, लेकिन झारखंड में उतना कुछ भी विकसित नहीं हो पाया। बोल सकते हैं कि रांची में भी है, तो रांची में भी लिमिटेड एरिया में है। इसके अलावा ऊर्जा विभाग ने जिनफ्रा हम पिछला ही क्लास में आया था, जिनफ्रा जो कि हर एक जो संगठन है झारखंड में उसे नियंत्रित करने का एक नोडल एजेंसी के जैसा ये काम करता है, जिसमें कि विकास प्राधिकरण और जितने भी झारक्राफ्ट वगैरह सारे आते हैं। झारनेट भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ऊर्जा विभाग के द्वारा ही रांची पतरातू रामगढ़ हाईवे को औद्योगिक गलियारे के रूप में विकसित करने का भी सिफारिश किया गया है। एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है प्रारंभिक परीक्षा में। उद्योग विभाग के द्वारा जिनफ्रा झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से किस औद्योगिक गलियारे को विकसित करने की बात की गई है? तो रांची पतरातू रामगढ़, ये डैश डैश होगा, कोमा नहीं होगा। मतलब कि इन तीनों को जोड़ना है आपस में। इसके अलावा बरही हजारीबाग में एक
समन्वित निर्माण विनिर्माण क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा, की जा रही है, उस पर काम प्रारंभ हो चुका है। और साथ ही आपका कोडरमा बहरागोड़ा, ये हम लोग 2012 में भी देखे थे, अब ये थोड़ा इस पर काम प्रारंभ हो चुका है, विकास किया जा रहा है। अब इसमें 2001 में अब हम लोग आते हैं अगला टॉपिक में। 2001 और 2012 में भी हमने हस्तशिल्प हथकरघा, इसी के लिए तो झारखंड बना था कि उन्हें कैसे नए डिजाइन में तैयार किया जाएगा और किस तरह से उसे मार्केटिंग बाजार व्यवस्था प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए 17 से 18 केंद्रों पर केंद्र भी बनाए गए थे पूरे देश में, जिस पर झारखंड वहाँ पर अपना परिसर भी बना रहा था, जिसके माध्यम से जो स्थानीय उत्पाद है उसको बढ़ावा मिल सके। तो इसमें झारखंड औद्योगिक नीति 2016 में और भी व्यापक किया गया, उसे और भी विस्तार करने की बात कही गई। जैसे कि यहाँ पर हथकरघा का बात करते हैं, तो हथकरघा का विकास करने के लिए झारखंड चूंकि हथकरघा में प्रसिद्ध है, यहाँ पर 40 से अधिक, जैसे कि 40 से अधिक हथकरघे का निर्माण भी होता है। जैसे कि आपका टेराकोटा, तसर, प्रिंट, अगरबत्ती, बांस, चमड़ा क्राफ्ट, ट्राइबल ज्वेलरी, पर्ल ज्वेलरी, पेपर पैकेजिंग, मतलब इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं जिसको अगर व्यापक स्तर पर पहुंचाया जाए, लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाए, तो इसका मार्केटिंग और इसका बाजार व्यापक और भी बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में फैलेगा। तो इसके लिए झारखंड के माध्यम से इसके लिए एक गलियारे के रूप में विकसित किया जाएगा हर जगह पर। जैसे कि कहीं कहीं देखिएगा मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि आपका बहुत सारे स्टॉल लगे होते हैं। जैसे कि मोराबादी आप देखिएगा, दिल्ली में देखिएगा, नोएडा में बहुत जगह ये आयोजन किया जाता है, जहाँ पर विभिन्न उत्पाद जो होते हैं, स्थानीय उत्पाद, उसको बढ़ावा देने की बात की जाती है। तो ये काम करने का काम झारखंड को दिया गया। झारखंड ध्यान रखिएगा 2016 में ये बन चुका है, 2001 की औद्योगिक नीति के तहत ही। सूक्ष्म गलियारे को चिन्हित कर उसका डीपीआर तैयार करने का काम किया गया और साथ ही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार को भी इसमें शामिल करने की बात कही गई। अब आते हैं हैंडलूम पर। अगर हम बात करें हैंडलूम का विकास करने के लिए झारखंड में जो काम किया गया, उसके लिए जैसे कि आपका झारखंड सरकार द्वारा इस क्षेत्र में कंप्यूटर आधारित डिजाइन, ई कॉमर्स और पुराने जो लूम की जगह अब नए लूम, मतलब कि अब जो आधुनिकता के साथ हैंडलूम को विकसित किया जाएगा, जो कि टेक्नोलॉजी आधारित भी होगा। और लोग भी आज के डेट में देखिएगा हमें उन चीज़ों पर ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो आधुनिकता से एक नया चीज़ को दर्शाता हो, नए उसमें एक बोल सकते हैं कि आकर्षित हमें करता हो। तो ये चीज़ों को भी, अगर हैंडलूम को भी एक नए आकर्षक डिजाइन में बनाया जाएगा तो लोग जरूर उसे खरीदने चाहेंगे। तो झारखंड को भी ये जिम्मा सौंपा गया, क्योंकि ये भी काम झारखंड ही हैंडलूम के लिए काम करता है। तो बाजार व्यवस्था उपलब्ध कराया जाए और साथ ही झारखंड संयुक्त उद्यम तथा सार्वजनिक उद्यमों की इकाइयों के सहयोग से हैंडलूम का इस नीति के अंत तक, मतलब कि इन 5 सालों में झारखंड की जो औद्योगिक नीति है उसकी बात कर रहा है कि इस नीति के अंत तक 1000 रुपए करोड़ तक संगठन बनाएगी, निजी और सार्वजनिक दोनों मिलकर। इसके अलावा भारत सरकार ने मेगा हैंडलूम क्लस्टर की स्वीकृति भी दी है, जो कि संथाल परगना के 6 जिले, जैसे कि 6 जिले कौन कौन है, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, जामताड़ा और पाकुड़ में मेगा क्लस्टर सेंटर भी आच्छादित है। मतलब कि वहां पर खोले जाएंगे हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए। एक हैंडलूम क्लस्टर, ध्यान रखिएगा, एक भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां पर कुछ सुविधाएं उपलब्ध होती है, जैसे कि यहाँ पर हैंडलूम से संबंधित है। भारत सरकार की इस योजना में जो मेगा क्लस्टर जो स्थापित किए जाएंगे 6 जिलों में, उसके लिए इस योजना पर कुल जो खर्चा किया जाएगा 83.19 करोड़ रुपए, जिसमें कि भारत सरकार का जो अंश है 69.99 करोड़ रुपए और राज्य सरकार और संयुक्त जो निजी उद्यम होंगे या फिर लाभुक होंगे उनका 13.2 करोड़ रुपए इस योजना के अंदर शामिल किया गया है। ये योजना जो है, अर्थात मतलब कि चूंकि यह योजना आपका, यह जो नीति है 2016 की, वो 2021 में खत्म हो जाएगी। तो मतलब कि जो इस योजना का जो अंत होगा 2021 तक 25,000 हैंडलूम कार्य करने लगेंगे और 1,000 जुलाहियों को लाभ प्राप्त होगा। भारत सरकार ने मेगा हैंडलूम क्लस्टर को भी स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे कि स्थानीय लोगों को इसका बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं रेशम उद्योग। ये जितने भी स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने की बात की गई है, पहला हमने देखा था हथकरघा,
हैंडलूम देख लिया हमने। इसमें दो तरह से ध्यान रखिएगा कि झारखंड सरकार के औद्योगिक नीति 2016 में क्या प्रावधान बना और अंत तक कितने करोड़ रुपए का संगठन बनाने की बात कही गई थी, और दूसरा भारत सरकार का जो मेगा हैंडलूम क्लस्टर को जो स्वीकृति दी गई है उसके तहत कितने खर्च होंगे और 2021 के अंत तक कितना टारगेट रखा गया था। अब आगे आते हैं हम लोग रेशम उद्योग जो स्थानीय उत्पाद है उस पर चर्चा करते हैं। सेरीकल्चर, पहले भी हम बता चुके हैं झारखंड तसर के उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। सबसे ज्यादा उत्पादन पूरे देश में झारखंड राज्य में ही होता है। तो जब उत्पादन इतनी ज्यादा हो रहा है तो इसका मार्केट भी एक बड़ा होना चाहिए, हर लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, लोगों को इसके बारे में, इसका प्रोडक्ट के बारे में। तो इसके लिए एक काम करेगी, तो इसके लिए झारखंड भी एक बाजार व्यवस्था उपलब्ध होना एक सुनिश्चित किया जाए। तो झारक्राफ्ट इसमें भी काम करेगा। पहले भी हम बता चुके हैं झारक्राफ्ट जितने भी स्थानीय उत्पाद है उसके लिए काम करेगा। तो सेरीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, उसके बाजार व्यवस्था को उपलब्ध कराने के लिए झारक्राफ्ट काम करेगा। झारखंड सिल्क टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो चाईबासा है उसके भी माध्यम से इसमें काम किया जाएगा, जिसके माध्यम से एक कोर्स चलाया जा रहा है, व्यावसायिक कोर्स, जिससे कि आप इस पर, जिसमें कि आपका वीविंग, डाइनिंग और प्रिंटिंग, ये किस तरह से इस पर काम करना है, नए नए टेक्नोलॉजी के आधार पर चीज़ों को अवगत कराया जाएगा इस कोर्स के माध्यम से। 1 वर्ष का ये कोर्स होगा। साथ ही आपका इस क्षेत्र को जो वित्तीय सहायता है सेंट्रल सिल्क बोर्ड भारत सरकार का, साथ ही नाबार्ड, RKBY, नेशनल लाइवलीहुड मिशन एंड नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। अभी भी मतलब इसका प्रारंभ किया जा चुका है, लाभ इसका मिल रहा है। और साथ ही आपका विशेष प्रयास क्षेत्र का थ्रस्ट एरिया भी झारखंड प्राकृतिक दृष्टिकोण से, क्योंकि इसके लिए समृद्ध राज्य है, इसीलिए केंद्र सरकार इसमें भी अपना सहयोग दे रही है। आर्थिक सहायता इन संस्थाओं के माध्यम से, संगठन के माध्यम से कराया जा रहा है। अब इस यहां पर कुछ और भी छोटे मोटे पॉइंट हैं जो 2016 की औद्योगिक नीति में हम लोग को पढ़ना है। तो ओवरऑल तो अभी तक बहुत सारी चीज हम लोग देख चुके हैं और बहुत ही इजी है, क्रमबद्ध, इसीलिए हम यहाँ पर पॉइंट वाइज इस बार कर दिए हैं हर चीज का। सेरीकल्चर के लिए क्या है, जैसे कि 2012 में हमने किया था, तो इससे हर तथ्य को आपको डिवीजन करने में आसानी होगी और आपको एक जगह पर उन डिवीजन को रख के आपको ये चीज पता चल जाएगा कि हाँ रेशम के उद्योग का विकास करने के लिए क्या प्रावधान था। तो पहला चीज तो आपका कि झारखंड प्रथम स्थान रखता है तेसर के उत्पादन में। झारक्राफ्ट को जिम्मा दिया गया कि इसके लिए एक अच्छा बाजार व्यवस्था उपलब्ध कराया जाए। चाईबासा का जो इंस्टीट्यूट है वो व्यावसायिक कोर्स भी इसके लिए चलाएगा, साथ ही केंद्रीय को सहायता मिलेगी और इससे एक झारखंड में अच्छा एक विकास हो सके। अब कुछ अन्य बात करें जो झारखंड की औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में देखने को मिलता है। जैसे पहला पॉइंट, इस पॉइंट वाइज चलेंगे इसमें आपका। तो इसमें ज़्यादा आपको चीज़ें नहीं है, जैसे कि आपका फिल्म सिटी के रूप में झारखंड में बनाने की बात कही गई थी, तो इसके लिए अलग से एक पॉलिसी बनाई गई, फिल्म पॉलिसी 2015। मतलब कि फिल्म को, उद्योग को भी बढ़ावा देने की बात इसमें की गई थी फिल्म पॉलिसी 2015 में। वस्त्र और परिधान क्षेत्र के लिए विभिन्न विकास परियोजनाएं चलाई गई, जैसे कि आपका सीट पर, जो कि आपका मतलब कि विभिन्न पार्क बनाए गए हैं, औद्योगिक पार्क, जैसा कि हमने बताया था। जैसे कि आपका यहाँ पर विभिन्न योजनाओं में पहला था आपका टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट SISD शुरू किया गया। साथ ही चूंकि ये स्थानीय उत्पाद है तो झारक्राफ्ट के द्वारा कपड़ा और वस्त्र विनिर्माण क्षेत्र को इस योजना के माध्यम से कुल 75% सहायता उपलब्ध कराएगी, जो कि मैक्सिमम 5 करोड़ तक हो सकता है। मतलब जितना भी प्रोजेक्ट होगा उसका 75% या फिर मैक्सिमम 5 करोड़ ये देने का प्रावधान बनाया गया झारक्राफ्ट के द्वारा वस्त्र एवं परिवहन क्षेत्र में। साथ ही आपका जो सरकार के द्वारा कौशल विकास केंद्रों के जो प्रशिक्षु होंगे, ट्रेनर होंगे, उन्हें अधिकतम 5,000 रुपये सहायता देने की बात कही गई। साथ ही आपका कुल सहायता का 90%
जो आपका ST/SC है, फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर वोमन है, उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद जो तीसरा था आपका वो था औद्योगिक पार्क। इसके बारे में हमने बता दिया है। अभी कहाँ कहाँ बनेंगे औद्योगिक पार्क, उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। रांची में IT पार्क और ICTC की स्थापना के लिए 400, मतलब कि ये IT पार्क रांची में स्थापित किया जाएगा जो कि 400 एकड़ की भूमि पर होगा। दूसरा जमशेदपुर में भी आपका, धनबाद में, बोकारो में, देवघर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना करने की बात की गई है। ध्यान रखिएगा, सॉफ्टवेयर पार्क जो है आपका जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और देवघर में किया जाएगा। साथ ही आपका जो IT पार्क है और ICTC पार्क है वो रांची में 400 एकड़ भूमि पर किया जाएगा। इसके लिए NOC भी लिया गया है, जो झारखंड स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। तो उसके पहले इसमें NOC लेने का प्रावधान था कि अगर कोई औद्योगिक पार्क स्थापित होता है तो उससे झारखंड स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से NOC लेना पड़ता है, लेकिन इसके प्रावधान को भी खत्म कर दिया गया कि अब NOC लेने की जरूरत नहीं होगी। चौथा जो इसमें प्रमुख घोषणाओं में था वो था आपका सूचना प्रौद्योगिकी के लिए भूमि की आवश्यकता के अनुसार ये जो विकास प्राधिकरण होंगे उनके द्वारा जो भूमि उपलब्ध कराया जाएगा। अगर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए भूमि चाहिए तो वो प्रथम स्थान पर रहेगा। मतलब कि बहुत सारे उद्योग स्थापित हो रहे हैं, अब उसमें अगर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए भूमि चाहिए तो सबसे पहले उन्हें ही उपलब्ध कराया जाएगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा। उसके बाद आता है आपका अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आपका झारखंड को चूंकि ऊर्जा की आवश्यकता है, लेकिन इस तरह से ऊर्जा उपलब्ध न कराया जाए या फिर जो प्राकृतिक संसाधन है उसे नष्ट न किया जाए, इसके भी सुनिश्चित किया जाए। तो इसके लिए सतत विकास और पर्यावरण को संरक्षण करते हुए अक्षय ऊर्जा को उत्पादित करने की आवश्यकता है। राज्य में जैसा कि हमने पहले भी बताया था 300 दिनों से अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध होती है, तो इसीलिए सौर ऊर्जा को निजी क्षेत्रों को भी उसमें आने की प्रोत्साहित करने की बात कही गई। झारखंड में चरणबद्ध तरीके से 2020 तक करीब 2650 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से, इसको ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद आते हैं आपका छठा पॉइंट, कृषि खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योग। इसके लिए आपका जैसे कि कृषि संबंधी, जैसे कि कृषि हो गया, बागवानी हो गया, मत्स्य हो गया, पशुपालन में भी यहाँ पर बहुत सारे संभावनाएं हैं। तो इसके लिए भी अलग से फूड प्रोसेसिंग यूनिट गठित करने की बात कही गई थी। उसके बाद जैसे कि आपका यहाँ पर इसी के तहत आपका झारखंड में जैसे कि मटर का जो कुछ सब्जियां उत्पादन होती है पूरे देश में उसका एक विशेष स्थान है। जैसे कि मटर के उत्पादन में देश में दूसरा स्थान है, टमाटर के उत्पादन में छठा स्थान है, गोभी का उत्पादन साल भर होता रहता है, साथ ही शिमला मिर्चा, फ्रेंच बीन तथा उत्पादन जो होता है यहाँ पर प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसी को देखते हुए ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट बेस्ड इंडस्ट्रीज स्थापित करने की बात भी कही गई है। इसके लिए झारखंड सरकार ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2015 का भी शुभारंभ किया है, जो कि जानवरों के चारा प्रसंस्करण इकाइयों के लिए की स्थापना की आधारभूत संरचना का प्रावधान करेगा, निवेश को प्रोत्साहित करेगा और औद्योगिकी उन्नयन, बाजार नेटवर्क विकास करने की सहायता करेगा इस पॉलिसी के माध्यम से। उसके बाद यहाँ पर सातवां में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वह है आपका व्यापक परियोजना निवेश सहायकी CPIS। इसके माध्यम से जो भी छोटे MSMEs, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, अचल पूंजी के निवेश के लिए व्यापक परियोजना निवेश सहायकी उन्हें प्राप्त होगी। जितना भी वो पूंजी निवेश करेंगे 20% की दर से देय होगी, जो कि अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक होगी प्रोजेक्ट का। जबकि जो ये तो MSMEs हैं और जो गैर MSMEs हैं इकाइयों के लिए व्यापक परियोजना निवेश सहायकी प्राप्त करने की अधिकतम जो 20 करोड़ रुपए तक होगी। क्लियर? तो ये प्रावधान था, इसको ध्यान में रखिएगा। गैर MSMEs को जो और अन्य छात्रों में भी वो अपना काम प्रारंभ कर सकते हैं, जैसे कि संयंत्र, मशीनरी, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, पर्यावरण अनुकूल वैकल्पिक बिजली उत्पादन उपकरण, इन सारे में काम होगा।
गैर एमएसएमई जो होगा, इकाइयों के निवेश की सहायकी में 50% भारांक मशीनरी संयंत्र और मशीनरी के लिए, और 20% प्रदूषण नियंत्रण के लिए। फिर आपका 20% पर्यावरण अनुकूल वैकल्पिक बिजली उत्पादन उपकरण के लिए, और 10% जो प्रावधान बनाया गया प्रत्येक कर्मचारी के कल्याण में निवेश करने के लिए प्रावधान था। इसके अलावा अगर एमएसएमईज जो अचल पूंजी में निवेश के लिए व्यापक परियोजना निवेश सहायकी के प्राप्त होगी और उन्हें 20% की दर में देई होगी। साथ ही अगर मान लीजिए कोई वंचित वर्ग है, जैसे कि आपका एसटी, एससी, महिला, दिव्यांग उद्यमों, तो उनके लिए 5% का अतिरिक्त लाभ अलग से देने का प्रावधान बनाया गया। इसके लिए लेकिन अलग से आपको एक प्रमाण पत्र जो एसडीओ राज्य के जो विभिन्न जिलों के एसडीओ स्तर के आपके पास एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, जिसमें कि आपका एसटी, एससी वर्ग या फिर वोमेन या फिर हैंडीकैप्ड है जिनको ये लाभ चाहिए उसके लिए होगा। विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आपका कम से कम आपका 40% उनको विकलांगता होनी चाहिए, जो कि एक प्रमाणित होना चाहिए डॉक्टर के द्वारा, तभी उन्हें 5% का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। साथ ही आपका इस औद्योगिक नीति में अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट था, जैसे कि स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क में भी आपका 100% छूट देने का प्रावधान बनाया गया। नौवां जो महत्वपूर्ण घोषणा था, जैसे कि क्वालिटी सर्टिफिकेट, इसके लिए उच्च प्राथमिकता देने की बात कही गई। साथ ही आपका औद्योगिक इकाइयों की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए कुल व्यय का 50% तथा अधिकतम 10 लाख रुपए गुणवत्ता प्रमाणन के लिए काम करेगी, सरकार मुहैया कराएगी। 10वां जो महत्वपूर्ण घोषणा था, पेटेंट पंजीकरण, पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए बात की गई। इसमें आपका औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए, जैसे कि पेटेंट रजिस्ट्रेशन क्या होता है, जैसे कि कॉपीराइट हो गया, फ्रेंचाइजी हो गया, लाइसेंस हो गया, उनके द्वारा जो इन्वेंशन किया गया उसको कैसे हम अपना लिए सेफ बना के रखें, तो वो सारे प्रावधान थे। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने को भी सिंपल बनाया गया। साथ ही आपका जितना भी व्यय होगा 50% का भुगतान सरकार करेगी, और जो कि अधिकतम लेकिन 10 लाख तक होगा, जिसमें 4 लाख रुपए जो अधिकतम वकील की फीस के लिए भी देय होगी, वो शामिल किया गया। अब इसमें कुछ और प्रावधान थे, 2-3 पॉइंट अब बचे हुए हैं, उसके बाद आपका ये कंप्लीट होता है। इसमें देखिएगा पॉइंट वाइज करने से आपको सारा चीज क्लियर हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए पूछा जाएगा एग्जाम में, गुणवत्ता प्रमाण क्वालिटी सर्टिफिकेट के लिए क्या प्रावधान थे, तो ध्यान रखिएगा इसमें जितना भी कुल व्यय होगा 50% या फिर मैक्सिमम 10 लाख देने का सरकार के द्वारा प्रावधान बनाया गया। पेटेंट पंजीकरण के लिए, स्टाम्प शुल्क के लिए तो 100% पूरा छूट ही दे दिया गया। पेटेंट के लिए 50% या फिर मैक्सिमम 10 लाख, जिसमें कि 4 लाख रुपए अधिकतम वकील की फीस को शामिल किया जाएगा। तो ये प्रावधान थे। अब वैट वैल्यू एडेड टैक्स, अभी तो जीएसटी चल रहा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, चूंकि जीएसटी जो 2017 से लागू हुआ था पूरे देश में, इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस इसको एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि जो एमएसएमईज इकाइयाँ हैं उनके लिए क्या है रूल, तो उन्हें वैट या फिर जो इंसेंटिव होगा वो कितना प्रतिशत और कितना उत्पादन के लिए वैट में छूट देने का प्रावधान बनाया गया। जैसे कि इसमें हम एक बार देख ही लेते हैं उसको। एमएसएमई इकाइयों के लिए कुल अचल पूंजी निवेश का अधिकतम 100% तथा उत्पादन की तिथि से 5 वर्ष के लिए वैट में 80% प्रति वर्ष 5 वर्षों के लिए प्रोत्साहन देने का काम किया गया। अब बड़ी परियोजनाओं के लिए अचल निवेश का 100% तथा उत्पादन की तिथि से 7 वर्ष के लिए 50% तक प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान बनाया गया। नई मेगा परियोजनाओं के लिए अचल पूंजी निवेश की अधिकतम 100% तथा शुद्ध वैट में उत्पादन की तिथि से 12 वर्ष के लिए 50% प्रोत्साहन देने का प्रावधान बनाया गया। तो ये मूल्यवर्धन कर तथा सहायकी या फिर प्रोत्साहन पर यह प्रावधान था झारखंड सरकार के द्वारा औद्योगिक नीति 2016 में। अब अगला जो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ये कौन सा पॉइंट था, 10, 11 और इसके बाद 12। औद्योगिक गलियारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रावधान बनाया गया, जिसमें कि आपका भारत सरकार द्वारा 15% पर का अनुदान राज्यों को प्रदान किया जा रहा है।
13वां पॉइंट, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी तथा सेवा उद्योग को प्रोत्साहन देने का बात कहा गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो सर्विस इंडस्ट्रीज होगा उनको किस तरह से प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो पहला प्रावधान इसमें जो था, राज्य सरकार के द्वारा जो भी वृहत बड़े स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयां होंगे 5 वर्ष तक उन्हें बिजली शुल्क से मुक्त रखा गया है, मतलब कि उनसे कोई बिजली पर चार्जेस नहीं लिया जाएगा। दूसरा मतलब वृहद जो बड़े बड़े सूचना प्रौद्योगिकी की इकाइयां होंगी उनके लिए यह 50 लोगों के लिए 2.5 लाख रुपए होगी, किसी भी इकाई को अधिकतम 25 लाख रुपए तक की सहायता देने का लेकिन प्रावधान बनाया गया। स्टाम्प शुल्क, हस्तांतरण शुल्क और पंजीकरण शुल्क में 100% की प्रतिपूर्ति पहले लेन देन में की जाएगी। इस क्षेत्र को बिजली उत्पादन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। बिल्कुल ये सारे प्रावधान बनने से लाभ भी मिलेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है तो इससे पूरा राज्य को लाभ होगा, रोजगार मिलेंगे कुछ वर्षों तक। हाँ, सरकार को नुकसान है इसमें, लेकिन 5 साल के बाद सरकार उस पर ही बहुत ज़्यादा टैक्स लेगी, रिसीव होगा, शुल्क लिया जाएगा, चार्जेस लिया जाएगा। तो तब तक उन्हें प्रोत्साहन नहीं, एक उनका स्थापित उद्योग नहीं होगा, मार्केट में उनकी पकड़ नहीं हो जाएगी, तब तक उन्हें ये रियायत दी जाती है। तो कहीं 5 वर्ष, कहीं 7 वर्ष, कहीं 12 वर्ष, तो यहाँ पर 5 वर्ष का प्रावधान था। साथ ही आपका कुल पूंजीगत व्यय के 40% को प्रतिपूर्ति भी करने का इसमें प्रावधान बनाया गया था, जो सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा उद्योग होंगे उनके लिए। अब लास्ट एक पॉइंट बच जाता है, ये आपका 14th पॉइंट होगा, ब्याज सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए क्या प्रावधान बने। तो इंटरेस्ट सब्सिडी मतलब कि जो भी उन्हें राशि उपलब्ध कराई जाएगी उसमें कितना प्रतिशत ब्याज या फिर उसके लिए कितना क्या चीज है उसके लिए प्रावधान है। जो एमएसएमईज होगी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, उनके लिए, और जो गैर एमएसएमईज होगी उनके लिए जो सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से लिए गए कुल ऋण का समय से भुगतान करने पर प्रतिवर्ष 5% की ब्याज सहायकी प्रदान की जाएगी। मतलब कि जितने भी एमएसएमईज हैं प्लस नॉन एमएसएमईज, मतलब गैर, हिंदी में इसको बोलेंगे, जितना भी वो लोन लिए हैं किसी भी वित्तीय संस्थान से, प्रतिवर्ष जब तक वो भुगतान नहीं करते हैं तब तक 5% की सहायकी, मतलब उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। मान लीजिए 20 लाख का लोन लिया गया है और उस पर 9% इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें 5% इंटरेस्ट माफ होगा, मतलब वो सरकार उपलब्ध कराएगी। सिर्फ उद्योगों को जो एमएसएमईज है उन्हें 4% ही सिर्फ देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना है, यह उत्पादन के प्रारंभ होने की तिथि से 5 वर्षों के लिए उपलब्ध होगा। यहां पर तो ये लिख दिया है कि ऋण के भुगतान करने पर प्रतिवर्ष 5% का उन्हें सहायता प्रदान किया जाएगा, लेकिन ये 5 वर्षों तक ही उपलब्ध होगा। विभिन्न इकाइयों के लिए कुछ इस तरह से अधिकतम सीमा निर्धारित किया गया है कि कितना तक लोन लीजिएगा तो आपको ये 5% का अनुदान सहायता दिया जाएगा, जो निम्न है। पहला जैसे कि सूक्ष्म उद्यमों के लिए 10 लाख रुपए तक, लघु जो माइक्रो उद्यम होंगे, माइक्रो इंटरप्राइजेस, उनके लिए 10 लाख, लघु जो स्मॉल उनके लिए 20 लाख, मध्यम जो मीडियम इंटरप्राइजेस होंगी उनके लिए 40 लाख, और जो गैर एमएसएमईज हैं उनके लिए 1 करोड़ तक है। इतना तक लोन लेते हैं तो 5% तक की ब्याज की सहायता सरकार के द्वारा इंटरेस्ट सब्सिडी अनुदान के रूप में उन्हें दिया जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर बहुत सारे हमने तथ्य देखे हैं। फाइनली ये आपका 2016 से संबंधित जितनी भी औद्योगिक नीति थे, पॉलिसी थे, इसके तथ्य थे, सारा कंप्लीट होता है। झारखंड में कुछ और भी प्रावधान बने थे, जैसे कि एक इन्वेस्टमेंट किया गया था, मीट झारखंड मोमेंटम था, और भी बहुत सारे अन्य प्रावधान थे, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे लेकिन अगले क्लास में। यहां तक था, प्रावधान को ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में यहां से डायरेक्ट मुख्य परीक्षा के लिए पूछा जा सकता है कि जो प्रावधान थे वो किस प्रकार झारखंड की औद्योगिक नीति में, 2016 का बात कर रहे हैं, सिर्फ 2016 के प्रावधान से डायरेक्ट पूछा जा सकता है
40 मार्क्स का, या फिर जो तीनों 2001, 2012, 2016 से क्या झारखंड को लाभ मिला, कहां तक ये झारखंड को समृद्ध राज्य बनाने में कामगार हुए औद्योगिक नीति, उसके बारे में हमको तर्क देना पड़ सकता है आलोचना के साथ, या फिर अन्य समीक्षा करना पड़ सकता है। ये सारे पूछे जा सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में तो बहुत सारे डायरेक्ट प्रश्न आएंगे। अब देखिएगा इसमें अगर इतना आप तथ्यों को ध्यान रखते हैं तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। 16 का जेपीएससी का प्रश्न हम आपको दिखाएंगे अगले क्लास में, आपको वो चीज़ें पता चलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।